5 विधवा बहुओं की सौतेली सास। वाह भाई वाह, कितने स्वादिष्ट मीठे मेवे बने हैं और मखाने हैं, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। अरे इस समय कौन कमबख्त आ गया। शीला जैसे ही दरवाजा खोलती तो उसके सामने उसके बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ खड़े होते। आ गए मेरे लाल, मगर तुम्हारे साथ ये लड़कियां कौन हैं? ये हमारी पत्नियां हैं और आज से आपकी बहू। ये सुनकर अंदर ही अंदर शीला का खून खौल उठता है। असल में वो आनंद और उसके चारों भाइयों की सौतेली माँ थी। तभी शीला झूठ मूठ का दिखावा करते हुए कहती है, अरे वाह, बहू तो एकदम चांद के टुकड़े जैसे ढूंढ कर लाए हैं मेरे बेटे। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। शीला आरती की थाली और 5 कलश लाकर अपने 5 बहुओं के सामने रख देती है और उनकी आरती उतार कर कहती है, मेरी 5 बहुरानियों, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करके घुंड के अंदर आ जाओ। माँ, हमें तो लगा था कि आप हमारे इस फैसले पर तुम हमसे नाराज होगी। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। तुम खुश हो, मुझे और क्या चाहिए। मेरी बहुरानियां थक गई होंगी, इन्हें कमरे में ले जाओ। अपनी सौतेली सास का स्नेह भरा स्वागत पाकर 5 बहुओं की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि ये महज एक दिखावा है। अगले दिन अपने बेटों के काम पर जाने के बाद शीला कहती है, रेखा, किरण, गौरी, आरती, कविता कहाँ हो बहुरानियों? जी माँ जी, बुलाया? माँ जी की मक्खन बाजी से काम नहीं चलने वाला, जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। पूरी रसोई गंदे बर्तनों से भरी हुई है और घर भी इतना गंदा पड़ा है, इसे क्या तुम्हारा बाप साफ करेगा? अब घड़ी घड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, काम पर लगो। अपनी सास का बिगड़ा लहजा और बुरा मिजाज देखकर 5 बहू चुपचाप काम करने लगती हैं। शीला सारा दिन सौतेलापन करते हुए अपनी 5 बहुओं से काम कराती है और जैसे ही वो देखती है कि उसके बेटों के आने का वक्त होता है तो वो उन्हें डरा धमका कर रखती है। तभी एक दिन घर लौटते वक्त 5 बहू के पतियों की मौत हो जाती है और वो सभी विधवा हो जाती हैं। रेखा, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारे पति इस दुनिया में नहीं रहे। पता नहीं ऊपर वाले को हमसे हमारा पति छीनकर क्या मिल गया। तभी शीला अपनी 5 सौतेली बहुओं की कलाई को कसाई की तरह पकड़कर उनकी चूड़ियों का पत्थर पर मार मार कर तोड़ने लगती है। मेरी चूड़ियां मत तोड़िए माँ जी, ये मुझे संदीप जी ने ला कर दी थी। एक विधवा की कलाइयों में चूड़ियों का कोई काम नहीं है। ये कहकर शीला कसाई की तरह बारी बारी करके अपनी 5 विधवा बहू की चूड़ियों से भरी हथेलियों को पत्थर पर पटक पटक कर उनकी चूड़ियां तोड़कर उनकी मांग का सिंदूर भी मिटा देती है। तभी लालची शीला की नजर अपने 5 बहुओं के गले में पहने हुए सोने के मंगलसूत्र पर जाती है। यही सही मौका है जब मैं अपनी 5 विधवा बहू के गले से इनके सोने के मंगलसूत्र छीन लूं। लाओ, ये मंगलसूत्र मुझे दे दो। माँ जी, हम आपके आगे भीख मांगती, हमसे हमारा मंगलसूत्र मत छीनिए, ये हमारे पतियों की आखिरी निशानी है। तुम 5 मनहूस ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मैं तुम 5 से तुम्हारा मंगलसूत्र भी छीन लूंगी। ये कहकर सौतेली माँ शीला बड़ी ही बेरहमी से अपनी विधवा बहुओं के गले से उनका मंगलसूत्र खींच लेती है, जिसे उनके गले छिल जाते हैं। अपने पतियों को खो देने के बाद 5 बहुएं सारी रात फूट फूट कर रोती हैं। ऐसे ही देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं। माँ जी, हम 5 को बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दीजिए। खाना तो दूर, मैं तुम 5 को चूल्हे की राख भी ना दूं। ऐसा मत कहिए माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी, अपना जूठा खाना ही दे दीजिए, मैं वही खा लूंगी। गौरी अपनी सौतेली सास के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, मगर शीला उसे खाना नहीं देती। लगातार भूखा रहने के कारण गौरी बेहोश होकर गिर जाती है। तभी किरण कहती है, माँ जी, गौरी की हालत पर तरस खाइए, थोड़ा खाना दे दीजिए। तुम सभी को खाना मिलेगा, मगर पहले तुम्हें पूरे घर की साफ सफाई करनी होगी, उसके बाद। ये कहकर शीला मेज पर बैठी बैठी मजे से मेवे और मखाने खाने लगती है। वहीं बेचारी गरीब विधवा बहू भूखी प्यासी घर का काम करती है। हम सभी ने सारा काम कर दिया है माँ जी, अब हमें थोड़ा खाना दे दीजिए। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं लाती हूँ। फिर कंजूस शीला रसोई में से रात की बची बासी रोटियां और प्याज के टुकड़े थाली में रखकर अपनी विधवा बहू के सामने लाती है। भूख लगी थी ना, ये लो खाओ। इन रोटियों में से तो बदबू आ रही है माँ जी, ये रोटियां तो खराब हो गई हैं, इसे कैसे खाएंगे, और इसके साथ कोई सब्जी भी नहीं है। आहा, जुबान के चटकारे लगाना बंद करो। तुम 5 विधवा और एक विधवा का खाना प्याज और रोटी ही होती है। अगर तुम्हें ये खाना है तो खाओ, वरना इस खाने के लिए गली में बहुत से कुत्ते हैं। नहीं माँ जी, हम ये खाएंगे। सौतेली सास के अत्याचारों के कारण 5 विधवा बहू मन ही मन घुटते हुए रात का बासी और खराब खाना खाती हैं। 17 दिन ढल जाते हैं। शीला अपनी लाचार विधवा बहुओं के साथ ऐसे ही जुल्म ढाती रहती है। वो सारा दिन उन्हें अपने इशारों पर नचाती रहती और उनसे काम करवाती, और उसके बाद भी वो उन्हें दिन भर में एक ही बार खाना देती। तभी एक दिन वो 5 मंदिर से पूजा करके घर लौट कर आती हैं। माँ जी, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है,
हम पांचों में से किसी के पास भी चप्पल नहीं है। हम सभी की चप्पल घिसकर टूट गई है और गर्मी के कारण जमीन बिल्कुल तवे की तरह तप रही है। हमारे लिए चप्पल खरीद दीजिए ना। आहा, तुम क्या महलों की रानी आ रही हो या तुम्हारे मायके वाले मेरे पास मनी ऑर्डर भेजते हैं? एक तो मेरे सोने के अंडे देने वाले सौतेले बेटों को खा गई और अब मैं तुम्हारे लिए चप्पल खरीदूं? अरे मैं तुम्हारे लिए चप्पल तो नहीं, मगर हाँ तुम्हारे चिता के लिए लकड़ियां जरूर खरीद सकती हूँ। तुम मर जानी मरो तो सही। हर रोज तुम विधवा को नहाने के लिए सर्फ साबुन और बालों के लिए तेल चाहिए। आज मैं तुम्हारे बाल ही काट दूंगी। वैसे भी विधवाओं के पास बालों का कोई काम नहीं। ऐसा कहते हुए शीला अपनी विधवा बहू के बाल काटने वाली होती, तभी राका और उसके गुंडे घर आ जाते हैं। क्या कर रही हो शीला? इतने सुंदर बाल काटने का तुम्हारा दिल कैसे चाहता है? मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। राका शीला को साइड में ले जाकर उससे कुछ बात करता है, तभी शीला की आंखें लालच से चमक उठती हैं। मुझे ये सौदा बिल्कुल मंजूर है। वैसे भी मेरी पांचों विधवा बहू मेरे किसी काम की नहीं। सौतेली शीला पैसों के लिए अपनी विधवा पांचों बहुओं का सौदा कर देती है। तभी राका और उनके गुंडे लाचार बहुओं को लेकर जाने लगते हैं। चलो मेरी लैला, आज से तुम मेरी जागीर हो। नीच कमीने, कहाँ लेकर जा रहा है तू हमें? छोड़। माँ जी बचाइए, माँ जी हमें मत बेचिए। शीला अपनी बहू की आवाज को अनसुना कर देती है और पैसे गिनने लगती है और वो ये देखकर दंग रह जाती है कि सारे नोट असल में जाली हैं। अरे ओ राका भाई, मैं कहती हूँ रुको। चोर के घर चोरी, जाली नोट देकर शीला को ठगते हो। मैं अपनी विधवा बहू को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी, छोड़ो इन्हें। अचानक राका शीला को एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है, ये पांचों तो मेरे साथ जाएंगी, चाहे इनको लेकर जाने के लिए मुझे तेरी लाश पर से ही क्यों न जाना पड़े। लालची बढ़िया। कमीने, तूने हमारी माँ जी को मारा। तूने औरत को कमजोर समझने की बहुत बड़ी भूल की है। औरत माँ दुर्गा है और माँ काली भी। अचानक पांचों बहुएं शक्ति से भर जाती हैं और साथ मिलकर उन सभी को हार की धूल चटाती हैं और पांचों विधवा बहुएं उन्हें बहुत पीटती हैं, जिसके बाद वो डरकर भाग जाते हैं। माँ जी, आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? अपनी पांचों विधवा बहू के मन में अपने लिए प्यार और अपनापन देखकर शीला अपनी करनी पर पछताते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहती है, बहू मुझे माफ कर दो। मैंने तुम सभी के साथ इतना सौतेलापन किया, तुम पर इतने जुल्म ढाए और आज तुम्हारा सौदा भी करना चाहा। मुझे खुद पर घिन आ रही है। माँ जी, बीती बातों को भुला दीजिए। आप हमारे लिए आज भी हमारी माँ हैं और हमेशा रहेंगी। ये कहकर पांचों विधवा बहू अपनी सौतेली सास के गले लग जाती हैं और शीला अपनी विधवा बहुओं की सफेद रंग में सिमटी उदासी भरी जिंदगी को बदलाव देकर अपनी विधवा बहू का घर बसाकर उनकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर देती है। मधु सर पर लकड़ी की गठरियां लेकर घर लौट रही थी। वो सर से लेकर पांव तक पसीने से तर थी। तभी रिक्शे पर सवार निशा कहती है, ये तो मेरी सहेली मधु है। भैया जरा रिक्शा रोकना। मधु आजा। ये कहानी है दो सहेलियों मधु और निशा की। निशा अमीर घर की बेटी है, वहीं मधु एक गरीब घर की। मगर दोनों सहेलियों की दोस्ती में आज तक उनकी अमीरी गरीबी आड़े नहीं आई थी। मधु जल्दी से लकड़ी की गठरी रिक्शे के आगे रखकर बैठ जाती है। क्या बात है, आज तू रिक्शे पर? तेरी फटफटिया कहाँ है? क्या बताऊं, आज फिर से मेरी स्कूटी ने बीच रास्ते में ही साथ छोड़ दिया। अब ऐसी चुपती जलती गर्मी में पैदल कौन चले, इसलिए रिक्शा ले लिया। अचानक मधु का घर आ जाता है। अच्छा, मेरा घर आ गया, मैं चलती हूँ। निशा बड़े घर की बेटी थी। उसके घर में नौकर चाकर थे, इसलिए कि निशा हर्षवर्धन की इकलौती बेटी थी। वो नाजों से पली बढ़ी थी। वहीं मधु बिना माँ की एक गरीब पिता की बेटी थी। लल्लू, जल्दी से मेरे कमरे में जूस लेकर आना। लाया बीबी जी। कुछ दिनों के बाद शुभम उस गांव में कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए आता है और मधु के घर आता है, जहां मधु बर्तन मांज रही होती है। सुनिए, आप मुझे बता सकते हैं कलेक्टर साहब का दफ्तर कहाँ है? आवाज सुनकर मधु अपने बाल झटक कर पता बताती है। जी, आगे से दाएं जाकर सामने ही दफ्तर है। मधु की सादगी देखकर शुभम उसे दिल दे बैठता है। शुभम के जाते ही निशा गाड़ी लेकर मधु के घर आती है। मधु, अरे ओ मधु, जल्दी बाहर आ। ले आ गई नई गाड़ी। हाँ चल, बाजार घूम कर आते हैं। बाजार आकर निशा अपने और मधु के लिए कपड़े खरीदती है और फिर दोनों खाना खाती है। तभी निशा की नजर शुभम पर जाती है। ये डैशिंग बंदा कौन है? जो भी हो, आई लाइक इट। अगले ही दिन शुभम मधु के घर रिश्ता लेकर आता है। मधु के पिता रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। तभी शुभम के जाते ही निशा वहाँ आकर कहती है, मधु, मुझे तुझे कुछ बताना है। मुझे भी तुझे कुछ कहना है, मगर तू बोल। मुझे शुभम से प्यार हो गया है।
ये सुनकर मधु एकदम खामोश हो जाती है और मन ही मन घुटते हुए अपने हिस्से की खुशियां निशा पर न्यौछावर कर देती है। बड़े ही धूमधाम से निशा और शुभम की शादी हो जाती है। वहीं गरीबी के कारण मधु की शादी कमला के बेटे गजेंद्र से हो जाती है। शादी के बाद मधु की आंखों के आगे गजेंद्र की अंधाधुंध शराब पीने की लत का पता चलता है। गुलाबो, अरे ओ मेरी गुलाबो, खाना लेकर आएगी कि नहीं? ये लीजिए खाना। मधु डरते हुए खाना परोसती है। तभी खाने में प्याज रोटी देखकर गजेंद्र गुस्से से थाली पटकते हुए कहता है, छू छू छू, अरे लानत से तू जैसी लुगाई पर पति को प्याज रोटी खिला दी है। अजी इसमें मेरी क्या गलती है? आप कमाते धमाते तो हो नहीं, घर में जो था मैंने बना दिया। ये सुनकर गजेंद्र गुस्से में मधु को बहुत मारता है। वहीं कमला मधु को मार खाता देखकर बहुत खुश होती है। शाबाश मेरे शेर, और मार। इसके गरीब बाप ने दहेज में एक खोटा सिक्का तो दिया नहीं, तब इतने तेवर दिखाती है। नहीं, मुझे मत मारो। उस गरीब लाचार बहू के लाख गिड़गिड़ाने पर भी गजेंद्र उसे बेल्ट से मारकर मधु के बदन को छल्ली छल्ली कर देता है। गुजरते वक्त के साथ मधु के लिए ये जातियां सहना और मार खाना रोज की बात बन चुकी थी। गुजरते वक्त के साथ मधु गर्भवती हो जाती है, मगर गजेंद्र ज्यादा पीने के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठता है। गजेंद्र की मौत का इल्जाम कमला मधु पर लगाती है और उसे मार पीट कर घर से निकाल देती है। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं गर्भवती हूँ। मुझ पर थोड़ा तो तरस खाइए। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? जा जाकर सड़कों पर भीख मांग या डूब कर मर जा। मधु आंखों में आंसू लिए रोते हुए अपने मायके आती है, जहाँ उसे अपने पिता के गुजर जाने की खबर मिलती है। साथ ही उसे ये पता चलता है कि कर्ज के बदले सूदखोर लाला ने उसका घर अपने कब्जे में कर लिया है। हे भगवान, ये किस गलती की सजा मिल रही है मुझे? ससुराल से तो नाता टूट ही गया, मायके का घर आंगन भी नहीं रहा। मधु मन ही मन घुटते हुए चलते चलते एक फुटपाथ पर आकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। मधु दर दर की ठोकर खाते हुए भूख से बेहाल होकर सड़कों पर भीख मांगने लगती है। साहब, थोड़ा खाने को दे दो, 2 दिन की भूखी हूँ। मुझ गरीब गर्भवती पर थोड़ा तरस खाओ। ऐसे ही अब हर रोज वो भिखारिन बहू भीख मांगकर अपना पेट पालती थी और वहीं निशा अपने ससुराल में खुशियों भरी जिंदगी जी रही थी। निशा, मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको बाबा, ब्रेकफास्ट तो करते जाओ। मम्मी जी आप भी आ जाइए। उसके बाद निशा अपनी सास सुमति और अपने पति शुभम को खाना परोसती है। सचमुच निशा बहू, तेरे आ जाने के बाद रसोई से मेरा तो रिश्ता ही नहीं रहा। आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। लाखों में एक बहू ढूंढ कर लाया है मेरा शुभम। अच्छा, मैं चलता हूँ। शुभम, डैडी की बहुत याद आ रही है, क्या तुम मुझे उनसे मिलाने ले चलोगे? ठीक है निशा, इस हफ्ते तो मैं काम में बिजी हूँ, अगले हफ्ते चलते हैं। ये कहकर शुभम दफ्तर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिस कारण सड़कें बंद हो जाती है और ट्रैफिक लगा देखकर मधु भीख मांगने लगती है। साहब, मुझ भिखारिन पर थोड़ा तरस खाइए, कुछ पैसे दे दीजिए। गाड़ियों में बैठे अमीर लोग उस गरीब भिखारिन बहू को भीख देते हैं, मगर लगातार बारिश में भीगने की वजह से मधु ठंड से कपकपाते हुए एक चाय की टपरी में चली जाती है। तभी शुभम कहता है, पता नहीं ये ट्रैफिक कब खुलेगा, तब तक एक काम करता हूँ, एक चाय पी लेता हूँ। शुभम चाय पीने वहां चला आता है जहाँ चाय वाला उस गरीब भिखारिन बहू को वहां से भगा रहा था। भैया, मुझे थोड़ी देर यहाँ रहने दो, मेरे पास सर छुपाने को कोई ठिकाना नहीं। मुझे ठंड लग रही है, बरसात थमते ही चली जाऊंगी। तू जाती है कि नहीं? क्या बात है भाई साहब, तुम इस बेचारी को भगा क्यों रहे हो? अरे काहे की बेचारी साहब जी, बाजारू औरत है, सारा दिन सड़कों पर भीख मांगती है। कई महीनों से देख रहा हूँ, पता नहीं अपने पेट में किसका पाप लेकर घूम रही है, भिखारिन कहीं की। अपने चरित्र पर लांछन लगता देखकर मधु आंखों में आंसू लिए चादर से मुंह छिपाकर वहां से भाग जाती है। तभी ये देखकर कि वो भिखारिन कोई और नहीं बल्कि मधु है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो घर आकर निशा को सारी बात बताता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मधु को ऐसी हालत में देखूं। सच तो ये है निशा कि एक वक्त मधु मेरे दिल में थी। तुमसे शादी भी मैंने मधु के कहने पर ही की थी। ये सुनकर निशा फूट फूट कर रोती है और मधु को हर जगह ढूंढती है। तभी वो एक भिखारिन को अपनी गाड़ी के पास से बड़बड़ाता हुआ जाता देखती है। मुझे जल्दी से मंदिर पहुंचना होगा, आज मंगलवार है, मंदिर में बूंदी चढ़ाने बहुत से भक्त आएंगे। थोड़ी ही देर में मधु मंदिर की सीढ़ी पर बैठे भिखारियों के बीच बैठकर अपना फटा चिटा दामन फैलाकर भीख मांगने लगती है। कोई उसे फल देकर तो कोई पैसे तो कोई बूंदी देकर जाता है।
मधु को भीख मांगता देखकर निशा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो वहां गाड़ी से उतरकर उसके पास आकर कहती है, मधु, मेरी सहेली। मधु के हाथों से सब कुछ छूट जाता है और वो निशा के गले लगकर रोते हुए सब कुछ बताती है। निशा, मैं जानती थी तुम मुझे ढूंढ ही लेगी। मेरे साथ बहुत गलत हुआ। इतनी सी उम्र में तेरी इस गरीब सहेली ने सब कुछ सह लिया, दर दर की ठोकर खाई और हालातों ने मुझसे मेरा वजूद छीनकर मुझे भिखारिन बना दिया। तो तू मेरे पास क्यों नहीं आई? अपने हिस्से की खुशी तूने मेरी झोली में डालकर अपनी दोस्ती निभाई, और उस वक्त जब मेरी गरीब सहेली को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं कुछ न कर सकी। मेरे कारण तो भिखारिन की जिंदगी जी रही थी, मगर अब फर्ज निभाने की बारी तेरी सहेली की है। इसके बाद निशा अपनी गरीब भिखारिन सहेली को अपने घर ले आती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद मधु एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और अपने गुजरे अतीत को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ जाती है।